नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना के बीच में अब डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर खुद डेंगू की चपेट में आ गए हैं। इनको इलाज के लिए मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा तकरीबन 400 को पार कर गया है। इसमें सबसे ज्यादा केस फरीदाबाद से मिल रहे हैं। तो आज बड़ी बहस में सबसे पहले आपको अलग अलग जिलों का हाल दिखाते हैं, जहां पर आप देखें कि डेंगू से किस तरीके से हाल बेहाल नजर आ रहा है, कहां कितने केस हैं, इसको भी देखें। तो फतेहाबाद में माफ कीजिएगा, फरीदाबाद में 104 केस हैं। नूह का ही ऐसे अगर हम जिक्र करें तो 48 केस नूह से मिले हैं। ये सब डेंगू के मामले हैं जो हम आप तक आंकड़ों के जरिए पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में आप देखें 42 मामले डेंगू के मिले हैं और आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। महेंद्रगढ़ में 38 मामले डेंगू के सामने आए हैं और डेंगू का कहर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जारी है। पंचकुला भी इससे अछूता नहीं है। पंचकुला में भी 34 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। सिरसा में भी 31 मामले हैं जो कि डेंगू के बताए जा रहे हैं। 31 मामलों की पुष्टि सिरसा में। अंबाला में भी अगर ऐसे ही आप देखें तो 27 मामले अंबाला से भी सामने आए हैं। तो जिले जिले क्या हाल है डेंगू का, ये भी आप समझ लें। कैथल का भी अगर ऐसे ही आप जिक्र करें तो यहाँ पर 23 मामले कैथल में डेंगू के सामने आ चुके हैं। भिवानी में भी केसेस 15 डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो कुछ जनपद हैं, कुछ जिले हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेंगू के केसेस हैं वो किस तरीके से सामने। फरीदाबाद में सर्वाधिक मामले हैं, 104 डेंगू के केस हैं। और डेंगू जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के रुकने से डेंगू फैल रहा है, इस वजह से भी सवाल और जिम्मेदारियां बहुत हैं। अब मच्छर जनित बीमारियों पर काबू करने के लिए स्वास्थ्य महकमा क्या कदम उठा रहा है, सीएमओ की जुबानी ही आइए आपको सुनवाते हैं। एमसीजी के साथ जो कि है फॉगिंग के लिए हमने पूरे गुड़गांव के जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, इससे पहले मैं कहूँ फॉगिंग से पहले भी अगर ये कहूँ इन वल्नरेबल प्लेस पे फॉगिंग और टेमीफोस या रेजिडुअल स्प्रे तो होगा ही। हमने इनकी जीआईएस मैपिंग की है। 13 ऐसे हाई रिस्क स्पॉट्स, हॉटस्पॉट हम जिनको बोलते हैं, जहां हमारे डेंगू के केसेस की बहुतायत है या ज़्यादा मात्रा में है। और 2 हमारे ऐसे सेंटर्स जिनको मैं कहूँ वजीराबाद और फ़रूख नगर एरिया जो है, इनमें केसेस हमेशा से ज़्यादा रहे हैं या मैं कहूँ डेंगू एंडेमिक रहता है। तो इन पे हमने आज इनके साथ भी इन एसएमओज को दोनों को और एमसीजी विभाग के साथ मीटिंग करके फॉगिंग और रेजिडुअल स्प्रे और टेमीफोस या काला तेल का स्प्रे के लिए हमने कोशिश की है। और लोगों से भी हम अनुरोध ये कर रहे हैं कि खास करके डेंगू का मच्छर दिन के समय सुबह 6 से 10 के बीच में बहुत एक्टिव होता है और इवनिंग आवर्स में यूजुअली मच्छर आपके घर में घुसते हैं। तो आप इवनिंग में जब जस्ट सूर्यास्त से पहले या बिफोर डॉन जिसको हम कहते हैं, आप अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना आए और अगले दिन सुबह जब आप घर में होते हैं तो ये आपको उस वक्त बाइट करके या काट सकते हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है जो हॉप करता है और अर्ली मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा काटता है। इसलिए सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि पूरी बाह के कपड़े पहने और इसके अलावा कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। इस समय वायरल मरीज के ज़्यादा हर बारी होते हैं। इस समय मौसम चेंज होता है, बरसात आती है तो लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बुखार जो आ रहा है वो हाई ग्रेड का आ रहा है। इसकी वजह से सभी मरीज घबरा कर एडमिट हो जाते हैं और प्रिकॉशनरीली उनको एडमिट कर लिया जाता है। यदि प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम होने लगे, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, यदि वो 1 लाख से कम होने लगे तो हम डेंगू सस्पेक्ट में रख के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उससे हमें पता पड़ता है कि उसको डेंगू है या नहीं है। पूरा शहर को और पूरे फील्ड को, शहर में हमने 22 टीम बना रखी हैं और हमारे जो फील्ड में 119 टीम बना रखी हैं जो फीवर की सर्वे करेगी। और फीवर से जैसे कि मलेरिया का तो स्लाइड बनाएगी, डेंगू उसका सैंपल लेगा, और भी जितने चिकनगुनिया है, स्टेफाइसर फीवर है, उनके सैंपल के तहत हम उसकी जांच करेंगे। जांच के लिए हमने 24 आवर लैब बना रखी है जो 24 आवर सैंपल लेगी।
तो अलग अलग जिलों के सीएमओ को आपने सुना, उन्होंने बताया कि उनके जिले में क्या स्थिति है, लेकिन एक बार ग्राफिक के जरिए फिर देखिए कि कहां पर कितने आंकड़े हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आंकड़े हैं डेंगू के किस जिले के अंदर कितने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इन आंकड़ों की वजह से ही जो डेंगू का खतरा है आप देख रहे हैं लगातार बरकरार है और आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये साफ दिख रहा है कि जो डेंगू की तस्वीर है वो किस तरीके की, कहां कितने मामले हैं फिर से देखें तो फरीदाबाद में 104 केस डेंगू के और इसी तरह से नूह में 48 मामले हैं। फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज़ हैं। डेंगू की चपेट में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर खुद आ गए हैं। गुरुग्राम में इसी तरीके से आप देखेंगे तो 42 मामले हैं। महेंद्रगढ़ में 38 मामले हैं डेंगू के और ये आंकड़े जिले दर जिले आप ये समझ लें। पंचकुला में 34 मामले सामने आए हैं डेंगू के अब तक। ये वो मामले हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी भी चूँकि आप देख रहे हैं कि बारिश का भी सीज़न चल रहा है। सिरसा में 31 मामले, अम्बाला में 27 और ऐसे में जो जलभराव हो रहा है उस वजह से भी डेंगू के केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। कैथल में 23 मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा हर दिन आप देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। भिवानी में 15 केस डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं और इस साल जो डेंगू के मरीजों की संख्या है वो अचानक से बढ़ती हुई दिख रही है। सर्वाधिक मामले जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं फरीदाबाद में 104 हैं, नूह में ये मामले 48 हैं, गुरुग्राम में 42 केस हैं, महेंद्रगढ़ में 38 मामले हैं, पंचकुला में 34 और पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो कुल आंकड़ा 400 के पार है। यानी कि 400 मामले पूरे प्रदेश के अंदर 22 जिलों में अगर आप देखेंगे तो 400 का ये आंकड़ा है पूरे प्रदेश के अंदर। और अलग अलग जिलों में भी जो आंकड़े हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। अब जल भराव की वजह से क्या डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसको इस तरीके से देखा जाए और क्या कारण है और स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर के कितना तैयार है, डेंगू के बढ़ते हुए मामलों से निपटने की प्लानिंग क्या है सरकार के पास। सवाल इस बात का भी है क्योंकि आंकड़े बेहद तेज़ी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये आंकड़ा अगर अभी और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर क्या उस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा अभी तैयार है? क्या स्वास्थ्य विभाग में वो सारी सुविधाएं कंप्लीट हैं, मुकम्मल हैं, जिनकी तैयारियां होनी चाहिए, ख़ासतौर से क्योंकि इस मौसम में डेंगू और वायरल फीवर के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं और इस बार भी आंकड़ा अचानक से फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। चूँकि 400 केस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और ये आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कितनी तैयार हैं ये भी सवाल है। और चलिए आज की बहस के सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं और उसके बाद इससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल आज का यही है पहला कि कोरोना के बीच में डेंगू की मार में हम कितने तैयार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने की प्लानिंग आखिर क्या है और क्या जलभराव से जो डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत आपका चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं भिवानी के। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा। एक तो भिवानी में इस समय क्या स्थिति है डेंगू को लेकर के, थोड़ा इसको भी बताइए और कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है डेंगू की इस बीमारी से, इस विषय में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे जो भिवानी में डेंगू के कल तक 15 केस थे और आज 2 और पॉजिटिव आने के कारण हमारे 17 केस हो गए हैं। इसके तैयारी के लिए हमने अर्बन में और फील्ड में 141 फील्ड टीम बना रखी है और एक टीम जो बना रखी है वो अपना उनका एरिया डेजिग्नेट कर रखा है। वो एरिया में घर घर जा करके मास फ्यूज सर्वे करते हैं, एंटी मलेरियल एक्टिविटीज करते हैं। एंटी मलेरियल एक्टिविटीज में घर में जो ब्रीडिंग साइट है वहाँ चेक करते हैं, जैसे कि फ्रीज है, कूलर है, पोट्स है और गमले हैं और कोई खाली बर्तन है उसमें पानी रखा है, उसमें लार्वा डिटेक्ट करते हैं। अगर वो लार्वा डिटेक्ट होता है तो उनको एजुकेट करते हैं कि इसमें ये साइट देख करके
हर दिन वीक में कम से कम एक बार ये चेक करें, ताकि जो लार्वा है उसको मच्छर बनने से पहले ही मारा जाए। उसको अपने जो ये ब्रीडिंग साइट है उसको एक बार ड्राई करें। तो ऐसे ऐसे हमने 141 टीम्स बना रखी हैं और उनको टारगेट दे रखा है कि कम से कम एक जो टीम है वो 50 से 100 घर डेली तैयार करें। तो हमने अब तक 7,131 हमने घर को सर्वे किया है, और इसके साथ में अगर उनको फीवर का होता है तो उनकी स्लाइड बनाते हैं, और ऐसे ही सर्वे के रिपोर्ट वो हर दिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर है वीबीडी के उसको देते हैं। दूसरा इसमें हमने क्या प्लानिंग कर रखी है, उसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड बना रखा है जिसमें 36 हमारे बेड हैं, और सीएचसी पीएचसी लेवल पर 5-5 बेड बना रखे हैं। बेड में जो होंगे हम उनको जो मच्छरदानियां का प्रबंध किया हुआ है कि जो पेशेंट वहां आता है उसको मच्छरदानी लगाई हो। दूसरा इसमें जो डॉक्टर हैं, क्योंकि इसमें कोविड के भी सीजन है, कोविड के लिए ठीक है कि थोड़े केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोविड में की मैनेजमेंट में डेंगू की मैनेजमेंट 2 या 3 दिक्कतें आती हैं। क्योंकि कोविड में एक तो हमारी जो स्टेज है प्रोथ्रोम्बोटिक होती है, डेंगू में हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। इसके लिए हमने डॉक्टरों को एजुकेट किया है कि जो फ्लूइड मैनेजमेंट है वो ठीक हो। और दूसरी बात यह है कि उस हर पेशेंट के 4 क्राइटेरिया जरूर देखें। एक तो हिमेटोक्रिस देखें, दूसरा पल्स प्रेशर देखें, इनपुट आउटपुट देखें, ताकि उसकी जो अलार्मिंग साइन होने से पहले ही वो डिटेक्ट हो जाए, उसको फ्लूइड मैनेजमेंट ठीक हो, और टीआरपी या प्लेटलेट की चढ़ाने की जरूरत होती है तो उसका अरेंजमेंट हो। हमारा टेंडेंसी यही रहती है कि अगर मान लो कोई पेशेंट हो गया तो उसको हेमरेजिक फीवर तक, डेंगू शॉक की स्टेज तक ना जाए, उसकी डिटेक्शन पहले ही हो जाए। इसको हमें सभी स्टाफ लेवल पर डॉक्टर की और स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग भी दे रखी है। तीसरा हमारा जो स्टेप है, जो सुपरविजन, जो ये टीम जो सर्वे कर रही है ये ठीक अपना काम कर रही है, उसके लिए हमने 55 टीम बना रखी है। तो ऐसे मद्देनजर रखते हुए हमारी जो टीम है उसका सुपरविजन है। अगर फीवर आता है उसको हो सीएचसी लेवल पर, पीएचसी लेवल पर और जीएच लेवल पर अलग अलग बेड निर्धारित करके ट्रेंड डॉक्टर से उनकी मैनेजमेंट की जा रही है। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, अब मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, चूंकि आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि बढ़े हैं, 400 का आंकड़ा है अभी पूरे प्रदेश के अंदर, और गुरुग्राम का अगर हम जिक्र करें या फरीदाबाद का जिक्र करें तो यहाँ पर सर्वाधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। किस तरीके से आप लोग इस सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितनी तैयारियां हैं, थोड़ा आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 4 बीमारियां, उन पर सरकारी तंत्र जो है वो बहुत बारीकी से निगाह रखता है, उनसे जूझने लड़ने की तैयारी भी करता है। उसमें मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है। इन बीमारियों को वेक्टर बोर्न डिजीजेज इसलिए कहते हैं कि इनके जो कारक तत्व हैं या रोगाणु हैं वो मच्छर या उसके मच्छर जैसे जो वेक्टर हैं वो अपने शरीर में बीमार व्यक्ति के शरीर से बीमारी के रोगाणु को लेकर के और फिर दूसरे व्यक्ति तक उसको ट्रांसफर करते हैं। तो वेक्टर बोर्न डिजीजेस वो उनका जो सीजन रहता है, जिस समय में वो आक्रमण करती हैं, जिस समय उनका संक्रमण होता है एक तरह से, उससे पहले पूरा सरकारी तंत्र उसकी तैयारी में जुट जाता है। और जहां तक डेंगू की आप इस समय बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी अमला अपनी तरफ से पुरजोर तैयारियों के साथ डेंगू की आवक जिस तरह से हो रही है, डेंगू का संक्रमण जिस तरह फैला है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र में डेंगू से निपटने के लिए क्या क्या है, अगर उसकी आप बात मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि पूरे प्रदेश में 27 डेंगू टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं हमारे पास जो फंक्शनल हैं, कम से कम, यानी हर जिले में एक प्रयोगशाला हमारे पास टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है। प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका टेस्ट सहजता से हो जाता है, और उसमें हमने नागरिकों की सुविधा के लिए ये सुनिश्चित किया है कि अगर कोई नागरिक सरकारी अस्पताल में आने के बजाय किसी निजी अस्पताल में जांच के लिए जाता है
मरीज, तो उससे 600 रुपए से अधिक चार्ज न किया जाए। अभी डॉक्टर साहब ने भी शायद उस बात का जिक्र किया, डेंगू के मामले में प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर स्थिति खराब होती है तो प्लेटलेट की उपलब्धता सहजता से हो जाए और उसमें कहीं पैसे का लोचा ना पड़े, कोई ऐसा कोई मरीज न रहे, कोई ये कहने को ना हो प्रदेश में कि मेरे पास पैसे नहीं थे या कम पैसे थे और पैसे के कारण मुझे प्लेटलेट्स नहीं मिल पाए। इसके लिए सरकार ने, जैसे पहले एक व्यवस्था थी कि 8,500 रुपए प्रति यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जो हैं वो मिलते थे। सरकारी अस्पतालों में भी ये चार्ज किया जाता था। सरकार ने तय किया है कि कहीं अब एक पैसा भी किसी मरीज से नहीं लिया जाएगा जिसको प्लेटलेट्स की आवश्यकता होगी। ये तो वो तैयारियां हैं जो डेंगू जिनको हो गया उनकी संभाल के लिए। डॉक्टर साहब ने बता भी दिया, सीएमओ साहब ने, सिविल सर्जन साहब ने, कि चिकित्सकों की ओरिएंटेशन भी की गई है, वो भी अपने आप को तैयार रखें। लेटेस्ट कुछ चीज़ें उनके कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के तहत उनको सतर्क करने की हैं, उस लिहाज से भी काम किया गया है। राज्य के एसीएस जो हेल्थ के हैं, उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जन्स और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर 22 तारीख को सभी जमीनी तैयारियों की समीक्षा की है। उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या किया जा रहा है। सब स्थानों पर बुखार इनमें से इन बीमारियों में होता है, मलेरिया में भी, डेंगू में भी। तो बुखार की जहां कहीं इंडिकेशन होती है, उन स्थानों का, संभावित स्थानों का सर्वेक्षण वो व्यापक पैमाने पर करने का सिलसिला चल रहा है। फोगिंग जो है, जहां कहीं कोई इफेक्टेड एरियाज है, मान लीजिए मलेरिया वाले हैं, तो वहां फोगिंग की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। फोगिंग के जो मैनुअली चलने वाले उपकरण भी हमारे पास हैं, गाड़ियों पर लोड होकर के फोगिंग जो करते हैं वो भी हैं। पंचायती राज महकमा पंचायतों को सीधे ये उपकरण देने की तैयारी में भी लगा हुआ है। और जो अस्पताल हैं, मान लीजिए कहीं डेंगू के पेशेंट्स वो किसी एक स्थान पर, ये हो सकता है कि अनियंत्रित कहीं हो जाए और ज्यादा पेशेंट आ जाएं, तो डेंगू के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। डेंगू के मामले में एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये साफ सुथरे पानी में इसका मच्छर जो है पनपता है, इसलिए, और वो साफ सुथरा पानी हमारे आपके घरों में होता है, हमारे दफ्तरों में हो सकता है, आपके मेरे स्टूडियो में हो सकता है। तो कहीं भी साफ पानी, साफ सुथरा पानी एक्युमुलेट ना हो, ठहरे ना, इसके लिए हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। सबको जगाने का एक मुहिम वो भी चल रही है। उसके जन जागरूकता के जो मंच, मोर्चे, प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर बच्चों को जो है वो इस मामले में जागरूक करें कि अपने अपने घर जब वो जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि वहां कोई ऐसे स्थान ना हो जहां पर महकमे के स्तर पर भी और जागरूकता के स्तर पर भी, दोनों पर भी काम करने की जरूरत है। और इसलिए हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं। और आपको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। ये जागने जगाने का आपने जो विषय आज लिया है, आपका चैनल जो है, और आप स्वयं अभिनंदन के पात्र हैं मित्र। संजीव जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो अगर तैयारियों के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूं तो, और दूसरा ये कि अभी जो केसेस बढ़े हैं इसको आपका इसका आकलन कैसे करेंगे, और क्या कुछ और आप कहना चाहते हैं? मैं ये भी जानना चाहूंगा फिर आपसे। संजीव जी। आयुष जी, मैं आपको बताऊं, इस वक्त बहुत सी समस्याएं या इस वक्त बहुत सी बीमारियां ऐसी आई हैं जिनमें हमारी पार्टी का निर्णय ये है कि हमने राजनीति नहीं करनी, चाहे वो कोविड है, चाहे वो डेंगू की समस्या है, चाहे और कोई समस्या है। लेकिन साथ ही साथ मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं, जहां जहां कमी है उस पर बोलना बहुत जरूरी है। मेरे भाई वीरेंद्र जी अभी बहुत सी बातें बता रहे थे, ये तैयारी की, ये की। मुझे उन तैयारियों पे बहुत शक है। जब कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर अपने प्रदेश के अंदर डेंगू से पीड़ित होकर अपना इलाज ये ना समझे कि भाई यहाँ मेरा ठीक इलाज हो जाएगा, और साथ वाले स्टेट में दूसरे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होता हो, मोहाली, तो पहले ये इंश्योर कर ले कि भाई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर ये नहीं मान रहा कि हमारे
हमारे प्रदेश की इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। तो उसके बारे में मैं क्या बोलूं, क्या मैं जनता को कहूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन आप लोग खुद स्वयं देख लें कि जब भी आपका चाहे कोई मंत्री है, कोई वो है, जब उसको कोई बीमारी हो जाती है तो 90% वो दूसरे प्रदेशों का सहारा लेता है। ये आपकी तैयारियां हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे भाई वीरेंद्र चौहान जी ने कहा, देखिए मैं टेक्निकल नहीं हूं कि भाई मैं ये चीजें, या मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं इस बीमारी का ये, मैं तो सुनी सुनाई बातें आज ये कर पाऊंगा, करूंगा। हाँ, हमारी पार्टी का हर वर्कर, हर लीडर इस संकट की घड़ी में कोई बीमारी हो, कोई वो हो, जो भी मदद इस सत्तारूढ़ दल को चाहिए या किसी व्यक्ति को चाहिए या किसी समाज के किसी वर्ग को चाहिए, हम अपनी सेवाएं इस बात के लिए हमेशा देने को तैयार हैं। राजनीति नहीं करेंगे, ये मैं आश्वस्त आपके थ्रू कर रहा हूं। फिर तीसरी बात ये कि जब इस गवर्नमेंट की वो हालत है जो सत्तारूढ़ दल हरियाणा में है, हर ऐसी बात के लिए टॉप कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का हो, चाहे कोविड से निपटने की बात हो, चाहे डेंगू से निपटने की बात हो, हर चीज पर टॉप कर रहे हैं। तो मैं वीरेंद्र भाई से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बातों में टॉप ना करें, पीछे भी रहे, वो बहुत अच्छा होगा। पब्लिक की सेवा के लिए हम और ये राजनीति में हैं, तो उससे टॉप करना ठीक नहीं है। वीरेंद्र भाई की बात सुन लेते हैं, फिर मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए पहले मैं पंजेटा जी के पास भी जाता हूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब मैं लूंगा। रजत पंजेटा जी, कैसे देख रहे हैं इस समय एक तो डेंगू की स्थिति को, सरकार की तैयारियों को, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। देखिए आयुष जी, जहाँ तक डेंगू का सवाल है, तो जो डेंगू की बीमारी है ये बहुत ही मैं कहूँगा घातक और जानलेवा बीमारी है। क्योंकि मैं ये इस वजह से आपको कह सकता हूँ कि इस बीमारी से मैं खुद इसको भुगत चुका हूँ और मेरे खुद के प्लेटलेट्स जो है वो 10,000 के आसपास आ गए थे। वो तो मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे आसपास जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और जिस तरीके से अरेंज किया ब्लड का, जो आप प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं, जो प्लाज्मा होता है, और वो अरेंज करना कोई आसान बात नहीं है। तो जैसे चौहान साहब ने बताया है अभी कि चौहान साहब ने कहा कि 8,500 रुपए पर यूनिट जो है वो चार्ज किया जाता था। सबसे बड़ी आयुष जी दिक्कत इस वक्त ये है कि पिछले 2 साल में कोरोना काल के चलते जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो ना के मात्र लगे हैं। तो और पुराना खून आप लगा नहीं सकते, आपको फ्रेश चाहिए होता है, फ्रेश ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकालते हैं, और ये भी नहीं है कि जितना यूनिट लेंगे उसमें से काफी कम निकलते हैं। तो और मैंने अपने सामने लोगों की मृत्यु होते हुए देखी है। अगर आपका 10,000 के आसपास काउंट रह जाता है तो आप ये लगा लीजिए कि आपका पूरे बॉडी पे धब्बे आ जाते हैं, रेड मार्क्स आ जाते हैं, फ्लूइड लॉस होता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया। आपको बहुत ग्लोए का जो इनटेक है वो शुरू करना पड़ता है, कई लोग बकरी का दूध लेते हैं। लेकिन हाँ, ये अगस्त और सितंबर के आसपास मानसून सीजन जब थोड़ा पीक पे होता है तब पनपने लगता है, और तैयारियां इससे पहले होनी चाहिए थी ताकि केसेस में डिक्लाइन आए। और दूसरा, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे शिक्षा मंत्री, अभी आपने भी क्लिप चलाई है, शिक्षा मंत्री जी एडमिट हैं, कंवरपाल गुर्जर जी, अनिल विज जी। मैं प्रभु से कामना करूंगा कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। राजनीति का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, राजनीति का तो हम एक शब्द पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक जिम्मेराना विपक्ष होने के नाते और जिम्मेराना हम भूमिका निभाने का काम करेंगे। हम यहाँ किसी भी मुद्दे पे आलोचना नहीं, सुझाव भी देने का काम करेंगे भाजपा की सरकार को। कि लेकिन जहां तक मुझे लगता है अब जो गहरा संकट आगे आने वाला है वो फ्रेश जो प्लेटलेट्स हैं उसका आने वाला है। तो उसके लिए भाजपा सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप टीवी के माध्यम से या किसी और माध्यम से आप जो हैं ब्लड के जो कैंप्स हैं डोनेशन के, वो सरकार आयोजन करने का काम करे। आप नहीं, आप इजाजत दे तो हम भी इसकी पहल में आपका साथ दे सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हम भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेश ब्लड आए, और उसमें हर एक का नहीं होता है,
उसमें भी टेस्ट होता है, ये नहीं कि हर एक कोई गया और जाके मैं अपना ब्लड देना चाहूंगा, उसमें प्रॉपर एक टेस्ट होता है, किसी का सूटेबल है तो उसी का ही लिया जाता है। आप हर कोई जाके वहां पे जो है ब्लड नहीं दे सकता है, और अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं। उसके बाद आपको इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है पेशेंट्स को इसके अंदर जो प्लेटलेट्स जुटाने के लिए। तो आप एक ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर दीजिए या फिर अपने मैसेजेस के थ्रू, ताकि जो है अभी फ्रेश ब्लड ही पहले तो ब्लड बैंक में जो है और हॉस्पिटल्स में है वो अवेलेबल हो सके। और बिल्कुल एक बात जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो दे चार्ज अ लॉट। मैं अभी किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ, लेकिन अरेंज करा देते हैं, लेकिन बिल उनका लाखों में ही बनता है फिर डेंगू की बीमारी के लिए भी। तो ये इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना, आज के जहाँ पे हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं, जहाँ हर आदमी को सिर्फ एक ही बीमारी है और सारी बीमारियां जो है साइड पे हैं, क्योंकि अभी आप सारे एकोमोडेट नहीं हो सकते एक जगह। तो पहले तो फ्रेश जो ब्लड है आप उसके अरेंजमेंट कराइए ताकि अवेलेबिलिटी रहे। वो सेकेंडरी है, दवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है। डेंगू की बीमारी कोई आम बीमारी, छोटी मोटी बीमारी नहीं है। आयुष भाई, डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, जो अभी यहाँ पर पॉइंट्स उठे हैं खासतौर से प्लेटलेट्स को लेकर के या फ्रेश ब्लड को लेकर के, जो बात अभी पंजेटा जी कह रहे थे, उस विषय में अभी अगर आप कुछ बता सकें क्या तैयारियां हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा लोगों को और अवेयर कर दें, क्योंकि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लोग समझ भी नहीं पाते हैं, बहुत देर हो जाती है तब वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। तो हम अर्ली स्टेज में इसको कैसे डायग्नोज करें, या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमको तुरंत तत्काल अपनी जांच करानी चाहिए? थोड़ा सा इस विषय को आप एक डॉक्टर होने के नाते भी बताएंगे तो लोगों तक ये बेहतर जानकारी पहुंचेगी। शांडिल्य जी। सबसे पहले तो हाँ, मैंने बताया, सबसे पहले तो हमें इसकी जो पेशेंट डायग्नोज होता है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। जब उसको डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है तो उसकी हमने मॉनिटरिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मॉनिटरिंग के 4 पैरामीटर होते हैं कि उसको कोई रेसिड कोर्स तो नहीं है, टर्निक्वेट साइन जो होता है वो पॉजिटिव है कि नहीं, उसका इनपुट आउटपुट ठीक है कि नहीं, और उसका पल्स प्रेशर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को बोलते हैं वो 20 से ऊपर होना चाहिए। जो वाइटल साइन जो होते हैं, जो हीमो कंसंट्रेशन को डिटेक्ट के लिए क्लिनिकली हम असेस कर लेते हैं, तो उससे हमें पहले प्री प्लान से पता लग जाता है इस पेशेंट की कितने दिन में पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहा है या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर मान लो डिटेरियोरेट की कंडीशन में आता है तो उसमें हम पहले उसको प्लाज्मा एक्सपेंडिचर देते हैं, उसमें हम नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं। अगर प्लेटलेट ब्रीडिंग के साथ होती है तो उसमें हम प्लेटलेट की जरूरत हो गए तो ज्यादा बढ़ गए तो उसमें हम प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है, या 10,000 से प्लेटलेट कम हो तो भी हमने प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए जो हमारे भिवानी में जो अरेंजमेंट कर रखा है, इसके लिए टोटली गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री है। इसका हमने प्रबंध जो मेडिकल कॉलेज रोहतक से हमने उसको हम जरूर क्लिनिकल से पूछ करके उसकी एम्बुलेंस के द्वारा प्लेटलेट हम मंगवाते हैं और हॉस्पिटल में चढ़ाते हैं। अगर उसको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हमने एनपैनलमेंट कर रखा है, और उस एनपैनलमेंट के रेट भी कैप लगा रखी है कि 50,000 की अगर प्लेटलेट काउंट है एक बोतल में, उसको हम 8 से 11,000 तक उसकी पेमेंट देते हैं। ये सरकार ने पहले ऑलरेडी कैप के द्वारा बता रखा है इतनी हम पेमेंट दे सकते हैं। वो पेमेंट हम हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, पेशेंट से बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लिया जाता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। दूसरी ये है कि टेस्टिंग सुविधा जो है बताई कि टेस्टिंग सुविधा हमारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस जो अर्ली होएगा वो टेस्टिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए हमने भिवानी में राउंड द क्लॉक 24 आवर सैंपलिंग की सुविधा लग सकती है। और अगर मान लो CHC PHC का कोई टेस्ट लिए जाते हैं फीवर के और सस्पेक्टेड है, तो उसी दिन उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारी जो जहाँ डेंगू की लैब बनी हुई है, हमारा उसमें 25 जो लैब है उसमें हम भेज देते हैं और 24 आवर में ही उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए, पहले उसका अर्ली डायग्नोसिस के बाद उसकी मॉनिटरिंग के ये फायदे हैं कि पेशेंट को हमारा प्रोग्रेस हो रहा है या डिटेरियोरेट होता है, उसी सही टाइम पर अगर हम डिसीजन ले लेते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं, पेशेंटों की डेथ से हम बचा सकते हैं। चलिए
विनय आयुष जी भाई। अब जवाब दें। आयुष भाई, क्योंकि आज एक ब्रॉड कंसेंसस इस बात को लेकर है कि राजनीति की बात नहीं करते, जागने जगाने की बात करते हैं, तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सब अपने जो दर्शक मित्र हैं उनसे कि आज इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अपने घर का मुआयना जरूर कर लें। कहीं ताजा पानी अगर इकट्ठा है तो ये मान के कि इंडिया न्यूज हरियाणा का अनुरोध है, आयुष जी का अनुरोध है, हम सब का अनुरोध है, उस पानी को निकाल बाहर करें, उसको हटाएं। आपके अड़ोस पड़ोस में छत पर खाली प्लॉट अगर कोई है अड़ोस पड़ोस में, वहां पर भी पानी इकट्ठा ना हो, और अगर कहीं कोई गंदा पानी भी एकत्रित है तो वहां उसमें कोई छिड़काव हो जाए। इसके लिए नागरिक भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें, एक तो मैं ये अनुरोध करूंगा। दूसरा, ये जो 4 वेक्टर बोर्न डिजीज जिनका मैंने जिक्र किया है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ये चारों की चारों जो डिजीजेज हैं, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी अस्पताल में इन बीमारियों का कोई मरीज आता है तो जो डॉक्टर है, अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर है तो भी उसकी ये कानूनन जिम्मेदारी है कि वो इसकी सूचना स्वास्थ्य महकमे को दे, नोटिफाई करे। अगर वो नोटिफाई नहीं करता तो ये अपराध करता, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। दंडात्मक कार्रवाई किसके खिलाफ कब होगी देखी जाएगी, लेकिन जो चिकित्सक हैं, अस्पताल संचालक हैं, हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संपर्क में, उनके अस्पताल में, उनके क्लिनिक पर अगर इन बीमारियों का कोई मरीज आता है तो ये जो नोटिफाई करने की जिम्मेदारी है उनकी, इस जिम्मेदारी का सबके सब लोग निर्वहन करें। रक्त की बात की पंजेटा जी ने भी की और भारद्वाज साहब ने भी की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हो, या हमारे और कार्यक्रम जो भी होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी हैं, उन राजनीतिक कार्यक्रमों को करते हुए भी आपको ध्यान होगा निरंतर रक्तदान शिविर, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाते रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं। यह सिलसिला हमने कोरोना काल में भी रुकने नहीं दिया। जब लॉकडाउन था तब भी हमारे कार्यकर्ता नियमित रूप से इस काम में लगे हुए थे, और इस काम को और गति देने में हम लोग आने वाले दिनों में और फोकस होकर के काम करेंगे। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सबको करना चाहिए। अगर हमारे दूसरे मित्र भारद्वाज जी की पार्टी या पंजेटा जी की पार्टी, जैसे पंजेटा जी ने कहा कि हमें कहेंगे तो हम भी करेंगे, कहने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपने अपने स्तर पर करें। सरकारी या प्राइवेट जो भी ब्लड बैंक्स हैं उनको लूप में लेकर उनके साथ सहयोग करके सब लोग व्यापक पैमाने पर रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाएं। ये आवश्यकता आपको हमको महसूस हो रही है तो इसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु इस क्रम में मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि भारद्वाज साहब बहुत सयाने प्रवक्ताओं में हैं, और भारद्वाज साहब ने शुरू ये कह करके किया कि राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति को नहीं करते भाई, यो मामला बीमारी का है, जगाण की बात करेंगे। पर भारद्वाज साहब से रहा भी नहीं गया, राजनीतिक व्यक्ति रह भी नहीं सकता राजनीति की बात किए बिना। आपने प्रश्न उठाया कि भाई ये मंत्री महोदय मोहाली में क्यों इलाज करा रहे हैं, तो भारद्वाज जी, बीमारी के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, सबको अपनी चॉइस के अस्पताल और स्थान पे जाने की वैयक्तिक स्वतंत्रता रहती है। जहां उनका मन करता है वहां वो उपचार कराएं। मैं सिर्फ आपको आपके माध्यम से आयुष भाई, भारद्वाज जी को ये बताना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा कि भारत में किसी भी बीमारी के सर्वोत्तम चिकित्सक और सर्वोत्कृष्ट उपचार उपलब्ध हैं। हमारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल वो दुनिया भर के लिए तीर्थ केंद्र हैं, यात्रा के स्थान हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। परंतु भारद्वाज जी की पार्टी की मुखिया सोनिया जी जब विदेश में उपचार कराने जाती हैं तब उनके मन में ये सवाल नहीं आता जो इन्होंने आज मुझसे पूछ लिया। सोनिया जी जाएं विदेश इलाज कराने तो ठीक है, हमारे मंत्री जी ट्राई सिटी के मोहाली के अस्पताल में उपचार कराने चले गए तो भारद्वाज जी से टिप्पणी किए बिना रहा नहीं गया। और तो और एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं, फिर हम बिना राजनीति की बात कर लेंगे आगे, कि भारद्वाज जी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के मुखिया रह चुके राहुल गांधी तो विश्राम फरमाने भी थाईलैंड जाते हैं, जबकि भारत में विश्राम के बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे योग के केंद्र हैं, बहुत सारे विपश्यना के केंद्र हैं,
भारत तो दुनिया को ये सब देने वाला है। ये विपश्यना का नाम लेकर भी थाईलैंड तक हो आते हैं तो गलत नहीं करते, और हम मोहाली में भी इलाज करा लें या एम्स में भी इलाज कराने चले जाएं जहां हमारे अपने लोग उपचार कर रहे हैं, तो भारद्वाज जी मुस्कुराते भी हैं और सवाल भी उठाते हैं। ऐसा ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्वास्थ्य तंत्र को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, सभी उपायुक्तों को। आयुष भाई, ये कहा गया है कि वे शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण, इन सबके साथ अपने अपने जिले में बैठकें करके इनके क्षेत्र में, इनके हर विभाग का अपना एक क्षेत्र है, उस मामले में इन वेक्टर बोर्न डिजीजेस का फैलाव रोकने के लिए जिसको जो काम करना है उसकी समीक्षा करें। वो काम तेजी से चल रहा है। हम सब मिलकर, भारद्वाज जी और पंजेटा जी सहित हम सब मिलकर बीमारियों के हमले को परास्त पक्के तौर पे करेंगे। बीमारियां अस्त होंगी, बीमारियों को पराजित पक्के तौर पर किया जाएगा। सियासत पहले भी होती रही है, सियासत आगे भी चलती रहेगी। और भारद्वाज जी के लिए दो पंक्तियां कहता हूं, फिर आप भारद्वाज जी की टिप्पणी ले लीजिएगा कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, यही इनकी सियासत है। कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, यही इनकी सियासत है। कांग्रेसी बदलेंगे कैसे, पुरानी इनकी आदत है, पुरानी इनकी आदत है। चलिए संजीत भी जवाब दें। आयुष जी, मैं आपके माध्यम से वीरेंद्र भाई को बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र भाई अपनी तैयारियों के बारे में, प्रदेश के तैयारियों के बारे में जिक्र कर रहे थे और डेंगू की बात कर रहे थे। मैंने उस संदर्भ में बात ये कही कि आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, आपकी तैयारियों पे विश्वास नहीं है आपके कैबिनेट मिनिस्टर को। मैंने उस संदर्भ में कही, नंबर 1। नंबर 2, तो सोनिया जी का अविश्वास है कि जब वो विदेश जाती हैं, भारत के प्रति अविश्वास है? देखो वीरेंद्र भाई, मैं आपकी बीच में नहीं बोला, मैंने धैर्य पूर्वक आपकी सारी बात सुनी, क्योंकि आप मेरी लाइकिंग में आते हैं कि भाई आराम से बात करें, लोगों को समझने दें कि भाई मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं, पंजेटा जी किस संदर्भ में कह रहे हैं, आप किस संदर्भ में कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, कई डिजीज ऐसी हैं जिनका इलाज यहाँ भी संभव है और उनकी कंसल्टेंसी दूसरे कंट्रीज में भी संभव है। ये डेंगू का जो आप बीमारी की बात आपने की, डिजीज की बात की और तैयारियों की और अपने आप को सक्षम बताया, मैंने उस संदर्भ में ये करी कि ठीक है, आप सक्षम होगे इस बीमारी से निपटने के लिए, लेकिन तुरंत प्रभाव से आपके मंत्री भी दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वो स्वयं बता रहे हैं कि भाई कितनी तैयारियां आपकी है, मैं नहीं बता रहा। पब्लिक को विश्वास कैसे होगा कि आपकी तैयारियां सिर्फ डेंगू के लिए ठीक है? एक बात। दूसरी बात, पंजेटा जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, जहां तक आप स्वयं हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ब्लड कैंप का, ये वो, अब हमारी कुमारी शैलजा जी जो अध्यक्षा हैं, उनके बर्थडे पे, हालांकि उन्होंने किसान आंदोलन की वजह से और देश के कोविड के जो हालात हुए उसकी वजह से अपने जन्मदिन का मना किया, लेकिन पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर मैक्सिमम ब्लड कैंप लगाए। चाहे वो पंजेटा जी की है, चाहे हमारी है, हम अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं भाग रहे हैं, हम भी वो चीज करते हैं। हमारी अध्यक्षा जी के जन्मदिन का 4 दिन पहले हमने ये चीज की है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, वाकई ये तो एकदम ख्याल आ गया आपकी बातों पे, तो मैंने मंत्री जी का जिक्र किया, लेकिन आज मैं इस बीमारी से या कोविड में जो क्षति हमारे जान माल की, आम आदमी के जान माल की क्षति हमारे प्रदेश के अंदर हुई है, देश के अंदर हुई है, उस बात से मैं चिंतित होकर ये कह रहा हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। विपक्षी पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, हम सेवा के लिए साथ हैं, लेकिन साथ साथ ये भी अगर आपकी कोई तैयारियों में कमी होगी, कोई बात होगी, चाहे वो पंजेटा जी की पार्टी है, चाहे मेरी पार्टी है, उसको आपकी कमियों को बताने का हक है। आप उसको विचलित होकर या अपने शब्दावली के इतने अच्छे जाल में
आप उसको ना फंसाएं, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा है और मैं आपका फैन हूँ। ना फंसाएं, जो समस्या है, जो चीज है, हकीकत में उसको एक्सेप्ट करें, बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि आप हमेशा बड़े दिल की बात करते हैं, आपके नेता भी बड़े दिल की बात करते हैं, आदरणीय नेता सारे। तो बड़ा दिल दिखाते हुए आप ये कहें कि हाँ, हमें जो कमियां विपक्षी पार्टी होने के नाते या कोई आम आदमी भी कोई कमी हमारी तैयारियों में बताएगा तो हम उसको सहृदय स्वीकार करेंगे और उसको दूर करेंगे, और हर एक आदमी का साथ लेके, चाहे वो कोई पार्टी है चाहे आम व्यक्ति है, साथ लेके इस बीमारी से मुकाबला करेंगे और लोगों की जान माल की रक्षा करेंगे। थैंक यू। आयुष भाई, मैं भारद्वाज साहब के जो अंतिम टिप्पणी उन्होंने की है उस बात से 100 नहीं 200% सहमत हूं। चाहे भारद्वाज साहब की पार्टी, चाहे पंजेटा साहब की पार्टी या कोई और लोग, सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, अगर सरकार की तैयारियों के संबंध में कहीं कोई खामियां हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको दूर करें, क्योंकि मूल मकसद बीमारियों को हराना है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। सरकार की तरफ से इस सिलसिले में पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा छोटा सा और चलते चलते रख दूं आपके सामने कि 31 अगस्त तक 44,661 घरों के मालिकों को, गृह स्वामियों को नोटिस दिया गया है, तब इस बात के लिए कि उनके घर में जो मॉस्किटो ब्रीडिंग की परिस्थितियां पाई गई, यानी ऐसे नागरिक जिन्होंने अपने घरों में जो उनका दायित्व बनता था, मच्छर ना पनपे ऐसी स्थिति बनाए रखना, इस हिदायत का, इस काम को की जिसने अनदेखी की है, ऐसे 44,661 घरों को जो हमारा म्युनिसिपल बाइलाज हैं उनके अंतर्गत नोटिस दिए गए हैं। और मैं ये समझता हूं नोटिस से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वयं का जागना। फिर से हम सब लोग, सब राजनीतिक दल इस बात के लिए प्रयास करें कि लोगों को इस बात के लिए जागृत करें, जागरूक करें। सरकार को जो करना है वो कर रही है और करेगी, पक्के तौर पर और करेगी, लेकिन आम जन, साधारण हरियाणवी, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भी समझे, क्योंकि ये साझा संग्राम है। इस संग्राम को केवल स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले छोड़कर हम जीत नहीं सकते। सबको सक्रिय भूमिका इस लड़ाई में जो है निभानी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है भारद्वाज जी ने जिस सकारात्मक भाव से बात कही है, उनकी पार्टी भी और पंजेटा जी की पार्टी भी इस काम में राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति के संकुचित दायरों से बाहर निकलकर श्रेष्ठ काम करेंगे। हाथ में हाथ डालकर काम किया जा सकता है संकटों से निपटने के लिए। सियासत फिर भी होती रहेगी। पंजेटा जी, देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक बात जो है मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने अपने नेताओं का नाम गिनाकर उनके जन्मदिन के ऊपर और अलग अलग जब ये मनाते हैं तो रक्तदान करने का बात किया। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ा, मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा था, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है फ्रेश प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, फ्रेश ब्लड की बात की मैंने। हम भी हैं, हमारी पार्टी भी समय समय के ऊपर जो है रक्तदान शिविर जो है वो लगाती रहती। मेरा यहाँ कहने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं कई बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ और मेरे को बहुत बारी जो है फ्रेश इस एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के प्लेटलेट्स के लिए और हॉस्पिटल के नाम के साथ जो है वो आवश्यकता के मैसेजेस आते रहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये बहुत कम निकलते हैं ब्लड में से, और हर एक आदमी फिट नहीं है प्लेटलेट्स देने के लिए, तो इसके लिए फ्रेश ब्लड और फ्रेश प्लेटलेट्स जो है वो ही लगते हैं। जैसे ही आपका 50,000 के आसपास जो है ब्लड काउंट आने लगता है और वो चेक होता है दिन में 2-3 बारी और वो डिक्रीज करता रहता है, अगर 60-70 भी है तो भी रिस्क में है, तो आपको जो है फ्रेश प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। रक्तदान शिविर लगाना टाइम पे वो अलग चीज है। मैंने पहले भी कहा कि फ्रेश प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं। दूसरा, अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि
भारद्वाज जी ने भी जिक्र किया और अपना भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि देखिए किसी मंत्री का हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो कहीं पे भी एडमिट होता है, लेकिन प्रदेश की जनता को जो है कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है अपनी स्टेट के अंदर कि हमारे जो नेता क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये संदेह आ जाता है कि क्या पता हरियाणा के अंदर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरीके की उपलब्ध ना हो। इसी वजह से हरियाणा के मंत्री बार बार जो है पंजाब का रुख करते हैं। हरियाणा में अगर ट्राई सिटी की बात करें तो पंचकुला में भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, एलकेमिस्ट है, पारस है, अलग अन्य हॉस्पिटल भी हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकारी, अगर राजनीति करनी होती तो हम कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में ही मुहैया कराइए, आम गरीब आदमी कहाँ जाएगा वो, बल्कि उन्हें विश्वास एक विश्वास डालने की बात होती है। हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है और निसंदेह अगर वो किसी हॉस्पिटल में गए हैं, वो बेस्ट हॉस्पिटल है, क्या पता मैं भी वहीं एडमिट हुआ हूँ, तो मैं इसमें कोई ये गलत बात नहीं कहूंगा कि कोई कहीं जान तो देखिए सबको प्यारी है, लेकिन अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास एक डालने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है पंजेटा जी। और एक बार फिर से हम सब अपील करते हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपील कर रहा है कि कम से कम डेंगू को लेकर के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें, अपने आसपास नजर घुमाकर जरूर देखें। अगर ऐसी कोई भी आपको वस्तु लग रही है जिसमें पानी रुक सकता है, इकट्ठा हो सकता है, तो उसका ख्याल रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। तो डेंगू से लड़ना है तो आपको भी ख्याल रखना है, सरकारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।